देखिएगा, वर्णमाला। वर्णमाला को हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमारा स्वर रहता है और एक व्यंजन। परिभाषाओं को हमने कल आपको समझा दिया था, उसमें कोई विवाद या कोई भी संशय उम्मीद है कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे स्वर भाग का। जो स्वर होते हैं ये संख्या में 11 होते हैं। होते कौन कौन से हैं? आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनका हम गहन अध्ययन करते हैं विभेदीकरण के आधार पर। जो स्वर 11 है इनको इसी क्रम में क्यों लिखा जाता है और इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ जो छोटा आ के बाद में बड़ा आ लिखा गया है, इसका तात्पर्य होता है कि ये दीर्घ संधि को दर्शाता है। अका सवर्ण दीर्घ। इसके बाद में आ के बाद में ई आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ये किस संधि को दर्शाता है? गुण संधि को। संधियों का ये क्रम रखा गया है। और आ और ए मिलकर क्या बनाता है? वृद्धि संधि अर्थात आय बनाता है। ठीक, तो ये संधियों के क्रम के आधार पर रहता है। हमसे जो ज्यादा पूछा जाता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। यद्यपि हम इनको छोटा शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जबकि इनको कहना चाहिए आ, ई, उ। ठीक है, तो जिनको हम लघु, छोटा का मतलब क्या होता है? लघु। और इनको हम कहते हैं मूल स्वर। ये स्वर कैसे होते हैं? हमारे मूल स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं। इनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये मूल, लघु या ह्रस्व संख्या में कितने हैं? 4 हैं। अब बात करते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। मूल और संयुक्त में अंतर क्या है? संयुक्त का अभी थोड़ा रुझाव भी बताते हैं। संयुक्त स्वर है, गुरु स्वर है और ये दीर्घ स्वर है। ठीक, इसके पश्चात अब हम आते हैं जिसको हम बड़ा आ कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर वर्ण हो गए आपके 7। इन वर्णों को गुरु कहा जाता है, दीर्घ कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न एक उठना चाहिए कि ये संयुक्त क्यों नहीं कहा जाता है जब गुरु और दीर्घ है? तो इसका उत्तर ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है? छोटा आ है और इसके बाद में फिर से छोटा आ है, तो बराबर बड़ा आ। तो एक ये, इसका मान कितना हुआ? 2। लेकिन कैसा है? ये समान वर्ण है। कैसा वर्ण? किनसे जुड़कर बना है? समान को मिलकर बना है। अब अगर यहाँ पर आ और यहाँ पर क्या है? ई है और बना क्या? ए। तो ये कैसा बना? असमान स्वर से बना। यद्यपि मान अभ्यास का दौर है, 2 ही है, लेकिन ये है असमान वर्ण के मिलने से। जब असमान वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो कहलाते हैं संयुक्त। जब समान वर्ण आपस में मिलते हैं तो कहलाते हैं गुरु या दीर्घ। और असमान में मिले तो गुरु और दीर्घ तो तब भी कहलाएंगे, लेकिन संयुक्त नहीं। व्यवहारिक भाषा में अगर हम बात करें तो एक बात हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए 1 लीटर पानी है और 1 लीटर फिर से पानी हमने मिला दिया इसमें, तो बराबर 2 लीटर। लेकिन क्या बना? 2 लीटर ये पानी ही तो है ना। और 1 लीटर पानी हमने रखा और 1 लीटर दूध मिला दिया उसमें, तो ये क्या हुआ? अब भी ये 2 लीटर है, लेकिन अब ना ये दूध है और ना ये पानी है। 2 लीटर है लेकिन ये क्या तैयार हुआ? क्या ये बात समझ गए? तो ठीक इसी तरह से जब समान मिले तो बड़ा आ ही बना, लेकिन जब असमान बने तो एक नई चीज तैयार हुई है। मात्रा वही है, 2 लीटर। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से आपका हुआ। अब ह्रस्व दीर्घ
का तात्पर्य क्या है, इनको हम ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। तो ये है इसकी मात्रा, ये क्या है इसकी मात्रा। तो मात्रा के आधार पर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। मात्रा के आधार पर भेद हो गए 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व वर्ण कहलाते हैं जो हम एक मात्रिक मानते हैं, जैसे जिनको हम छोटा कहते हैं, छोटा आ, छोटी ई, ऐसे वाले। दीर्घ वो होते हैं जिनको हम 2 मात्रिक मानते हैं, जैसे बड़ा आ। प्लुत जो होता है जिनको हम 3 मात्रिक मानते हैं और इसका कोई वर्ण विशेष नहीं होता है। इसको हम प्रयोग करते हैं, जैसे इसका उदाहरण आता है ऐसे लिखा हुआ ओम। तो ये क्या है? ये प्लुत का उदाहरण है। तो इसका मान भी बताया जाता है मात्रा के आधार पर। इसको सिंगल डंडे से, अवग्रह चिन्ह से और इसको इस तरह के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ह्रस्व में 1 सेकंड या एक बार पलक झपकाने में जितना समय लगता है उतना समय प्रयोग करते हैं। दीर्घ में 2 सेकंड का और प्लुत में 3 सेकंड का समय लगाया जाता है। तो ये मात्रा के आधार पर इसके 3 भेद हो गए। समझ में तो नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। मात्रा के बाद में हम देखते हैं इसको जिह्वा के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। जिह्वा के आधार पर भी इसके 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से भेद हो जाते हैं? 3। एक होता है हमारा अग्र, एक होता है मध्य और एक होता है पश्च। अग्र, मध्य और पश्च वर्ण। अग्र जो होता है जिसमें जिह्वा नोक बनकर आगे आ जाए तो वो होते हैं आपका ई, बड़ी ई और ए, ऐ। ई से ही जो मिलकर बने हैं। मध्य में केवल छोटा आ होता है और पश्च, देखो ई, बोलो ई, जिह्वा कहाँ गई? पीछे चली गई। तो देखो इनकी कहानी खत्म। अब बड़ा आ में भी जिह्वा पीछे गई। ई तो यहाँ पर है ही, ऊ, री, ओ, आओ। ये वर्ण कहाँ है? पश्च में है। ठीक। जिह्वा जिनमें पीछे जाए वो पश्च है, जिनमें जिह्वा आगे आ जाए अग्र है, जिनमें जिह्वा बिल्कुल टस-मस ना हो, अपनी जगह पर रहे, वो क्या कहलाते हैं? मध्य स्वर। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब बात करते हैं यत्न या प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। यत्न या प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक होता है बाह्य यत्न और एक होता है अंतः या आंतरिक यत्न। बाह्य यत्न के 11 भेद होते हैं और अंतः के 5। इसके उपभेद होते हैं। तो उपभेदों की संख्या पूछते हैं, 11 और 5। ठीक है। अब हम लोग इनके उच्चारण स्थान आदि आदि पर ध्यान दें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम और आपको बताना चाहेंगे। अब इनको खत्म करते हैं। ये हमारी वर्णमाला के स्वर भाग थे। अगर ओष्ठ के आधार पर पूछा जाए तो उसके 2 भेद होते हैं। याद आ गया? बता दूं आपको, ओष्ठ के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार हो जाती है, जैसे ऊ। वृत्तमुखी में गोलाकार, जैसे ऊ।